यूट्यूब पे सभी बच्चों का कक्षा 10वीं के सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं में अध्याय 2 चर वाले रैखिक समीकरण इसके बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखिए, हम पहले चर क्या है, पाठ का जो नाम है वो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। क्या होता है तो आप सभी जानते हैं। पाठ के नाम को स्पष्ट करते पहले चर क्या होते हैं, आपने पहले भी पढ़ा है। चर होते हैं ऐसे चर वे संख्याएं होती है जिनका मान प्रत्येक स्थान पर बदलता रहता है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका मान प्रत्येक स्थान पर बदलता रहता है वो कहलाते हैं चर। चर ये तो हो गए चर, जैसे कि इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। इनका मान हर स्थान पर क्या होता है, बदलता रहता है। जैसे x का मान हर एक सवाल में एक सा नहीं आता, हर सवाल में x का मान अलग अलग होता है। कभी x का मान 1 आता है, कभी 2, कभी 1/2, कभी 1/5, कुछ भी होता है। तो इनका मान क्या होता है, बदलता रहता है। और अचर क्या होते हैं, अचर वे संख्या होती है जिनका मान प्रत्येक स्थान पर एक समान होता है। इनका मान कभी नहीं बदलता। 1 का मान हमेशा 1 ही रहेगा, 2 का मान 2 रहेगा, 5 का मान 5 ही रहेगा, चाहे उसे हम किसी भी स्थान पर प्रयोग करें। तो जिनका मान नहीं बदलता वे होते हैं अचर, और जिनका मान बदल जाता है वे कहलाती है चर राशियां कहलाती हैं। अब 2 चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक क्या होता है, हमने आपको बहुपद पढ़ाया था, उस समय बताया है। रैखिक ऐसा रैखिक समीकरण वह समीकरण है, ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात, चर अभी आपको बताया x y z, तो ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात 1 होती है उसे कहते हैं रैखिक समीकरण। यदि चर की घात 1 होगी तो उसे रैखिक कहेंगे। यदि चर की घात 2 हो जाएगी तो उसे क्या कहेंगे, वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण। तो जो घात होती है उसके आधार पर इनके नाम को संबोधित किया जाता है। रैखिक समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात 1 होती है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। यह आप परिभाषा में भी लिख लें। रैखिक समीकरण की परिभाषा है, आप यदि लिख रहे हैं तो उसे नोट कर लें। ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात 1 होती है उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, अब इसके नीचे लिखें रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। आपके अध्याय में, क्योंकि इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, तो देखिए यहाँ 2 चर, जो भी आपका रैखिक समीकरण होगा उसमें चर एक नहीं होंगे कि अकेला x हो या y हो। जैसे आपने बहुपद में देखा था, एक ही चर था उसमें, या तो x लिखा रहता था पूरे बहुपद में, या y या t या u कुछ भी लिखा रहता था। लेकिन इसमें है 2 चर, माने प्रत्येक समीकरण में आपको 2 चर मिलेंगे, x और y, t और u और v, कोई भी होंगे पर 2 चर भी मिलेंगे आपके। और दोनों चर के ऊपर घात कितने की होगी, 1 की, इसलिए उसे कहेंगे 2 चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, अब परिभाषा लिखने के बाद अब आप देखिए इसका व्यापक रूप। परिभाषा लिखिए, इसके बाद देखिए व्यापक रूप किसका, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो इसको लिखते हैं ax धन b बाय धन c बराबर 0। इसका व्यापक रूप है। व्यापक माने इसमें ध्यान रखें, इसमें a और b का मान 0 नहीं होता। a तथा b का मान 0 नहीं होगा, क्योंकि यदि 0 हो जाएगा तो 2 चर ही नहीं रहेंगे। यहाँ पर यदि 0 आ गया तो y हट जाएगा, तो फिर एक चर बचेगा। यदि यहाँ पर 0 हो गया तो फिर एक चर बचेगा। तो दोनों जगह a और b का मान 0 नहीं होगा। c का मान जो अचर पद होता है उसका मान 0 हो सकता है, लेकिन जो हमें, क्योंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण है इसलिए इसमें चर 2 रहेंगे, x और y। तो a और b का मान जो है वह 0 नहीं होगा। ये होता है इसका व्यापक रूप। कभी-कभी आपसे परीक्षा में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप भी पूछा जाता है, इसलिए आप याद कर लें। इसका व्यापक रूप होता है ax धन b बाय धन c बराबर 0। ax प्लस b बाय प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपके लिए जो रैखिक समीकरण है उनका युग्म पढ़ना है। अब युग्म क्या होता है, युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। जैसे हमने देखे हैं सूत्र में हमेशा जोड़ी होती है, एक नहीं पहन के चली जाती, तो ऐसे ही इसमें भी क्या है, आपको इसमें अध्याय में जो पढ़ना है उसमें रैखिक समीकरण का युग्म, उसी पर आधारित अलग-अलग विधियां हैं। तो अब युग्म मतलब होगा जोड़ा। जोड़ा यानी 2 रैखिक समीकरण मिलेंगे आपको हर जगह आपको 2 रैखिक समीकरण ही होंगे। उन्हें कहा जाता है रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म। युग्म माने हमने आपको पहले ही बताया, युग्म माने जोड़ा, माने एक समीकरण नहीं होगा, समीकरण होंगे आपके पास 2, ax धन b बाय धन c बराबर 0, फिर होगा ax धन b बाय
धन सी बराबर 0। तो इसमें कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा पहला समीकरण है, कौन सा दूसरा? तो इसमें क्या होता है, a1x धन b1 बाय धन c1 बराबर 0। ये आपका हो जाएगा पहला समीकरण। दो होंगे तो जोड़ा होगा, तो ये हो गया पहला। दूसरे के लिए a2x धन b2 बाय धन c2 बराबर 0। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। दोनों समीकरणों का जो जोड़ा होगा उसे कहेंगे रैखिक समीकरण युग्म। ये क्लियर हो गया? रैखिक समीकरण युग्म हो गया। अब दो समीकरण की युग्म के साथ अब ये भी अन्य बहुत सारी चीजें हैं। अब देखिए हम ये दो जो समीकरण है इनको हल करने की विधियां, हल करने की विधियां। रैखिक समीकरण को हल करने की कौन कौन सी विधियां हैं? तो रैखिक समीकरण को हल करने की दो विधियां हैं यहाँ पर। पहली विधि है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि से हम रैखिक समीकरणों को हल करते हैं, ग्राफीय विधि। और दूसरी होती है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि पहले हम ग्राफीय विधि द्वारा हल करते हैं, मतलब ग्राफ बनाकर, और दूसरी होती है बीजगणितीय विधि। इस बीजगणितीय विधि के अंतर्गत तो अभी विधियां आती हैं जो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। तो देखिए इसे हल करने की इसको हल करने की रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो विधियां हैं, ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि। अब देखिए ग्राफीय विधि में दो चर वाले रैखिक समीकरण की यदि हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें निम्नलिखित चीजें प्राप्त होती हैं। इसे हम आपको मिटा रहे हैं। जब एक रैखिक समीकरण है और यदि हम ग्राफ खींचते हैं, ये x अक्ष है, ये y अक्ष। यदि हम x और y अक्षों के बीच में यदि रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जब हम इसका ग्राफ खींचते हैं, एक चीज और आप नोट कर लें, रैखिक समीकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम इसका ग्राफ खींचते हैं, इसे ग्राफीय विधि द्वारा हल करते हैं समीकरण को, तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इसीलिए भी इसे रैखिक समीकरण कहा जाता है, क्योंकि ग्राफीय विधि द्वारा इस समीकरण को हल करने पर हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। एक समीकरण है तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। यदि आपके पास समीकरण रैखिक समीकरण का युग्म है, यानी दो समीकरण है, तो आपको दो रेखाएं प्राप्त होंगी। यहाँ पर जब हम x और y अक्ष के बीच में इसका ग्राफ खींचेंगे तब, तो क्योंकि इसे हल करने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है, इसलिए भी इसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है। यदि हमारे पास एक समीकरण है और हमने इसे ग्राफीय विधि से हल किया, यहाँ से जा रही रेखा क्या होती है जिसका विस्तार दोनों दिशाओं में अनंत तक होता है, और उसकी रेखा तीर का निशान यहाँ पर जरूर लगाएं। ये हो गया कोई भी एक समीकरण ax + by + c बराबर 2। एक और कोई और रेखा है, यदि ये पहला समीकरण है तो हमने इसको मान लिया, और हमने दूसरा देखा, दूसरी यदि रेखा यहाँ से जा रही है तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है। तो ग्राफीय विधि द्वारा जब हम दो रेखाओं को ग्राफीय विधि रैखिक समीकरण युग्म को जब हम ग्राफीय विधि द्वारा हल करते हैं तो हमें अलग अलग ग्राफ प्राप्त होते हैं। जैसे कि ये मिला कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही है। अगला एक और हमने ग्राफ खींचा, फिर से हमें कोई अन्य समीकरण मिला, हमने उसका फिर एक और ग्राफ खींचा। तो ग्राफ खींचने पर हो सकता है कि दोनों रेखाएं जो है वह इस तरह से प्राप्त हो कि दोनों आपस में कैसी है, समांतर है। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, कि दोनों रेखाएं हमें कैसे मिली, समांतर मिली। तब इनके अलग अलग हल होते हैं, वह हम आपको बताएं। इसे आप नोट कर लें। पहला, यदि दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यदि दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो दोनों समीकरणों का एक अद्वितीय हल होता है। एक हल निकलेगा। अब पूछे क्यों? क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को सिर्फ एक ही बिंदु पर काट रही हैं, इसलिए हल भी एक ही होगा। हल का मतलब होता है एक x का मान होगा, एक y का मान होगा। यदि हम दो समीकरणों को हल करेंगे उसमें दो चर हैं x और y, तो जब हम हल करेंगे तो एक मान x का निकलेगा, दूसरा निकलेगा y का, और ये जो मान निकलते हैं इन्हें ही कहते हैं हल। ठीक है। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनका एक अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय का अर्थ समझा दें। अद्वितीय मतलब सिर्फ एक ही होगा, x का एक ही मान होगा, y का भी एक ही मान होगा। यहाँ पर एक मान x का होगा, एक y का मान होगा। ठीक है। और उसी के आगे लिख लें, एक हल होता है
एक अद्वितीय हल होता है तथा समीकरण युग्म संगत होते हैं। ये विकल्प में पूछा जाता है, इस लाइन को अंडरलाइन कर लें। तथा समीकरण रेखाएं कैसी हैं? प्रतिच्छेदी। ठीक, हल क्या होगा इसका? अद्वितीय हल। और समीकरण युग्म होंगे संगत। समीकरण युग्म होंगे संगत। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि समीकरण निकाय संगत है या असंगत। संगत माने जब हल निकल रहा है तो वो संगत कहलाएंगे। यदि हमने इन सवालों को हल किया, एक्स वाई का कोई मान नहीं निकल रहा तो वो असंगत कहलाएंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे संगत। अब अगला, यदि हमने फिर ग्राफ खींचा, एक दो समीकरण हमारे पास है, हमने दोनों को हल किया तो हमें समांतर रेखाएं मिल गई। दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर। इनके बीच में समान अंतर है। एक रेखा एक स्थान से सीधी सरल रेखा में जा रही, दूसरी भी जा रही। दोनों एक दूसरे को कहीं नहीं काट रही, मतलब दोनों रेखाएं कहीं नहीं मिली एक दूसरे को। ना वो इस रेखा को जानती है, ना वो ये रेखा पहली वाली दूसरी को जानती, ना दूसरी वाली पहली को जानती। जब एक दूसरे से वो कहीं मिली ही नहीं है तो उनका कोई भी हल नहीं होगा। हल कब होगा? जब वो एक दूसरे को काटेंगे या एक दूसरे से मिलेंगे। यदि एक ही बार मिली है तो एक हल। जब वो एक दूसरे से कभी मिली ही नहीं, दोनों रेखाएं अपनी अपनी दिशाओं में चली जा रही हैं, जैसे रेल की पटरियां होती हैं, वो एक दूसरे से नहीं मिलती, चली जाती है। ठीक है, उसी तरह से ये समांतर रेखाएं हैं, ये दूसरे को नहीं मिलेंगे तो इनका कोई भी हल नहीं होगा। तो समीकरण निकालेगा कोई हल नहीं होगा। जब रेखाएं होंगी समांतर, आप नोट कर लें, जब रेखाएं समांतर होती हैं तब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता। और कोई हल क्यों नहीं होगा? क्योंकि रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं मिली, शुरू से आज तक कभी मिली ही नहीं। कोई आदमी दिल्ली में रहता है तो आपसे नहीं मिला, आप मध्य प्रदेश में रहते हो उससे कभी नहीं मिले। जब उससे मिले ही नहीं है कभी, हमारे बीच में कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ, ऐसी जो रेखाएं कभी नहीं मिली, तो इनके बीच में कोई भी हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल ही नहीं होगा तो समीकरण युग्म क्या होगा? असंगत। क्योंकि ना तो इसमें x का मान निकलेगा ना y का, तो समीकरण युग्म कहलाएगा असंगत। ये परीक्षा में पूछा जाता है, संगत और असंगत, तो आप इसे नोट कर लें। जब रेखाएं, जब हम ग्राफी विधि द्वारा समीकरण युग्म को हल करते हैं तो हमें दो रेखाएं यदि हमें समांतर प्राप्त होती हैं तो समांतर रेखाएं होंगी तो उनके बीच में कोई भी हल नहीं होगा और समीकरण युग्म होंगे असंगत। अब इसके बाद हमने ग्राफ फिर से खींचा, ये तो हो गया प्रतिच्छेदी का। यदि हमने यहाँ पर ग्राफ खींचे x और y अक्ष के बीच में, और जहां से एक रेखा जा रही थी, हमने एक ग्राफ खींचा, मान लो एक रेखा जा रही थी ऐसे इस तरह से, ठीक। फिर समीकरण युग्म मतलब दो समीकरण है, दूसरे का हमने फिर से ग्राफ खींचा, एक और रेखा थी जो इसी के ऊपर से जा रही थी। जहां से पहली रेखा जा रही थी बिल्कुल उन्हीं सारे बिंदुओं से होकर दूसरी रेखा जाती है, उन्हीं सभी बिंदुओं से, जहां से पहली जा रही थी उन्हीं सभी बिंदुओं से होकर कौन सी रेखा जा रही? दूसरी। अब एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु। दूसरी रेखा पर भी कितने बिंदु होंगे? अनंत बिंदु, क्योंकि जो रेखा है अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। इस रेखा के अनंत बिंदु, दूसरी रेखा के अनंत बिंदु, सभी एक ही जगह से जा रहे हैं, शुरू से अंत तक जहां तक भी उसके बिंदु है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के साथ जा रही हैं। ऐसी रेखाओं को कहते हैं समपाती रेखाएं। यदि वो एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है तो प्रतिच्छेदी कहलाती है। यदि वो बिल्कुल नहीं काटती, समानांतर से है, तो वो समानांतर रेखाएं कहलाती है। और ये कौन सी रेखा? जहां से एक रेखा जा रही है वहीं से दूसरी जा रही है, तो उसे कहते हैं समपाती रेखा। तो यदि समपाती रेखाएं होती हैं, अब समपाती रेखाएं मतलब एक जगह से दूसरी भी वहीं से जा रही, तो एक रेखा पर अनंत बिंदु, दूसरे पर भी अनंत बिंदु। जब एक पर काट रहे थे तो एक ही प्रतिच्छेदी बिंदु था, एक ही हल था। लेकिन अनंत बिंदु एक ही दूसरे को काट रहे हैं, एक ही अनंत बिंदु दूसरी रेखा के अनंत बिंदु को काट रहे हैं, तो हल भी कितने हो जाएंगे? अनंत हल। तो इसके हो जाएंगे अनंततः अनेक हल होंगे। इसके कितने हल होंगे? अनेक हल, क्योंकि अनंत बिंदुओं पर एक दूसरे को काट रहे हैं, इसलिए इनके अनंततः अनेक हल हो जाएंगे। ठीक है, जब हल निकल रहा है तो समीकरण क्या होंगे? संगत के असंगत? ये हो जाएंगे संगत, क्योंकि जब हल निकलता है तो संगत, तो जब कोई भी हल नहीं निकल रहा तो ये असंगत। हल का मतलब क्या होता है? x का मान निकलेगा, y का भी मान निकलेगा। अब यहाँ पर वहां पर तो x का एक ही मान निकल रहा था द्वितीय हल में, y का भी एक ही मान निकल रहा था,
लेकिन अंतःनिहित हल में x के भी अनंत मान निकलेंगे और y के भी अनंत मान होंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण युग्म ऐसा होगा, संगत होगा। ठीक है, ये हो गई ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि में इसके 3 पॉइंट आते हैं। यदि हमने ग्राफ में खींचा और दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटी तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, तो हल किस प्रकार होंगे। यदि हमने ग्राफ खींचा दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो हल क्या होगा। और यदि हम जहां से एक रेखा जा रही वहीं से दूसरी रेखा जा रही है तो हल क्या होगा। एक ग्राफीय विधि में 3 प्रकार की स्थितियां होती हैं। अब रैखिक समीकरण युग्म में प्रदर्शित करने की जो अलग-अलग स्थितियां हैं उनके अनुसार उनकी शर्तें भी होती हैं। ये हमने देखा। अब ये जो 3 स्थिति निकली, प्रतिच्छेदी रेखा, दूसरी समांतर रेखा, तीसरी संपाती रेखा, तीनों स्थितियों में इनकी शर्त भी होती है। बस आप लिख लें, आपकी किताब में भी दी हुई है, इसे आप नोट भी कर लो। कौन कौन सी स्थितियां थी। स्थितियां ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि में रैखिक समीकरण युग्म की, रैखिक समीकरण युग्म की स्थितियां। अब अलग अलग स्थिति पर हम इनकी शर्त भी देखेंगे। तो पहला, हमने पहली ग्राफीय विधि में क्या देखा था कि दो रेखाएं थी, वो एक दूसरे को एक बिंदु पर क्या कर रही थी, प्रतिच्छेद सिर्फ एक ही बिंदु पर काट रही थी। यानी यहाँ पर एक x का मान था और एक y का मान था। ये कौन सी रेखाएं थी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसे आप यदि नोट कर लेते हैं, ऐसे ही बना लें आप अपनी कॉपी में। इसका जो डिटेल है आपकी किताब में भी दिया गया है, पेज नंबर 77 पर इसका डिटेल भी दिया गया है। भाषा के रूप में आप वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। पर यदि आप हिंट के तौर पर इसे इस तरीके से बना लेते हैं तो आप भूलेंगे नहीं, इसलिए इसको आप दिमाग में रखने के लिए यहाँ पर नोट्स के रूप में ये लिख लें, तो आपको हमेशा याद रहेगा। पहली स्थिति हमने लिखी प्रतिच्छेदी रेखाओं की, दूसरी थी प्रतिच्छेदी के बाद हमने देखी थी समांतर रेखाएं। मतलब एक जगह से जो दोनों रेखाएं जो जा रही हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, दोनों के बीच में अंतर कैसा है, समान। तो दूसरी स्थिति में देखा हमने समांतर रेखाएं। और जो अगली स्थिति थी उसमें क्या था, संपाती रेखाएं। मतलब एक स्थान से जहां से एक रेखा जा रही थी बिल्कुल उन्हीं बिंदुओं से होकर एक दूसरी रेखा भी जा रही थी। बिंदु बिल्कुल वही थे, दोनों रेखाएं कैसी थी, संपाती। एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर से बिल्कुल वहीं से जा रही है, तो इन्हें इसे क्या लिखते हैं, संपाती रेखाएं। ये तीनों स्थितियां देखी अभी हमने ग्राफीय विधि में। ठीक है, अब इसी के अनुसार इनकी शर्तें हैं। आप इस तरीके से लिख लेंगे तो आपको याद जल्दी हो जाएंगे। प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रतिच्छेदी होते हैं तो हल क्या होते हैं, यहाँ पर होगा हल में अद्वितीय हल। कितने हल होंगे रेखाओं के, एक अद्वितीय हल होगा, सिर्फ एक हल होगा, एक हल निकलेगा, एक x का मान एक y का मान। ठीक, इसके बाद अब हम देखते हैं सर, तो यहाँ पर जो कि रैखिक समीकरण युग्म है, युग्म माने दो समीकरण है आपके पास, तो यहाँ पर एक शर्त होती है, आपको याद करना है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। ये शर्त आपको याद करनी है। और यह समीकरण युग्म क्या होते हैं, संगत, क्योंकि यहाँ पर मान निकलता है इसलिए युग्म होते हैं संगत। ये ऐसा आप नोट कर ले तो आपको याद करने में सहूलियत होगी। फिर दूसरा हमने देखा समांतर रेखाएं। यदि रेखाएं समांतर होती है तब हल क्या होगा, तब इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि एक भी बिंदु पर नहीं मिले। यहाँ एक पर मिले तो एक हल, यहाँ सारे बिंदु पर मिल रहे हैं तो यहाँ हल, लेकिन जब मिलेंगे ही नहीं तो कोई हल नहीं होगा। यहाँ लिखें कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता, लेकिन इसकी शर्त होती है इसे ज्ञात करने की। ये शर्त है, यहाँ पर लिखते हैं कंडीशन। अब इसे ज्ञात करने की शर्त क्या होती है, जब कोई हल नहीं है तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। समीकरण युग्म क्या होंगे, असंगत। यहाँ लिखेंगे समीकरण युग्म असंगत होंगे। असंगत क्यों होंगे,
क्योंकि जब हम इसे याद करेंगे तो इसमें ना तो x का मान होगा ना y का मान होगा। जब x y के मान नहीं निकलेंगे तो कैसे हो जाएंगे? असंगत। अब तीसरी स्थिति पर आए कि संपाती रेखाएं हैं। जब हमने ग्राफ बनाया, रेखाएं कैसी मिली? संपाती मिली। तब क्या होता है? अनंततः अनेक हल, क्योंकि रेखा पर अनंत बिंदु थे तो हल भी कितने होगा इसके? अनंततः अनेक हल होगा इसके। अनंततः अनेक हल होते हैं। अनेक हल निकल आए, ठीक है। अब इसकी शर्त क्या हो गया अनंत अनेक हल की? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। सभी मान बराबर होंगे। वहीं पर a1 का मान है, वहीं a2 का मान, वहीं b1 का मान है, वहीं पर b2 का मान, वहीं c1 का मान है, वहीं c2 का मान। तो सभी मान कैसे हैं? बराबर। और क्योंकि इसमें हल निकलता है इसलिए क्या होगा? समीकरण युग्म संगत युग्म होगा। ठीक, इस तरीके से यदि आप बना लेते हैं कॉपी में तो आपको याद करने में बहुत सहूलियत होती है। बार बार क्या कभी नहीं भूलेंगे यदि आप इस तरीके से इसे याद रखते हैं। इसके बाद आप देखें, अभी हमने देखी थी ग्राफीय विधि, इसमें 3 स्थितियां निकल के आई, ये हमने याद की। इसके बाद हम देखेंगे बीजगणितीय विधि। 2 विधियां थी रैखिक समीकरणों को हल करने की, ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि। तो अभी हमने ग्राफीय विधि देखी, अब देखेंगे बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में आपके लिए 3 विधियां हैं। तीनों विधियों से आपको सवाल सीखना है। परीक्षा में विधि का नाम लिखा आएगा तो आप ध्यान रखें कि आप उस सवाल को उसी विधि से हल करें, क्योंकि यदि परीक्षा में सवाल में विधि लिखी हुई आती है प्रश्न में और हम किसी अन्य विधि से सवाल हल कर देते हैं तो उस पर हमें नंबर नहीं मिलते। देखिए पहले कौन कौन सी विधियां हैं बीजगणितीय विधि में। पहला प्रतिस्थापन विधि, नंबर 2 विलोपन विधि, और नंबर 3 है वज्र गुणन विधि। आपको तीनों विधियों से सवाल सीखने हैं। एक सवाल हम आपको कराएंगे, बाकी एक सवाल आप करके देखें, यदि कोई परेशानी होती है तो आप पूछ सकते हैं। पहली विधि है इसमें प्रतिस्थापन, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। आपके कोर्स में यही विधियां हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि। जो आपको लिखवाया गया है वह आप अच्छी तरह से याद करें, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न ग्राफीय विधि में भी हमने आपको जो पढ़ाया उससे बहुविकल्पीय प्रश्न जरूर बनते हैं। शर्तें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न में जरूर आएंगी। वो जो हमने आपको अभी शर्त लिखवाई थी, ये तीनों शर्त आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। ये आपको परीक्षा के बहुविकल्पीय प्रश्नों में जरूर पूछा जाता है। ये जो भी चीज अभी नोट थी ग्राफीय विधि वाली, ये सब बहुत अच्छे से आज के लिए आज याद कर लें। पहली है प्रतिस्थापन विधि। अब इसका हम एक सवाल देखते हैं। प्रश्नावली का एक सवाल ले लें। x धन y बराबर 14। पहला सवाल है x धन y बराबर 14। दूसरा सवाल देखें x ऋण y बराबर 4। किस विधि से आपको हल करना है? वो विधि आप परीक्षा में भी ऐसे ही करें, प्रश्न क्रमांक डालें, जिस विधि से आप कर रहे हैं वह विधि यहाँ पर ऊपर ही लिख देते हैं। प्रतिस्थापन से सवाल तो कर रहे हैं या विलोपन से, और जो प्रश्न में पूछा जाए उस विधि से ही करें। प्रतिस्थापन विधि नाम से ही समझ में, प्रतिस्थापन मतलब किसी एक का स्थान आपको बदल देना है दूसरे के द्वारा। किसी एक का स्थान दूसरे के द्वारा आपको बदल देना है, वो कहलाता है प्रतिस्थापन। जैसे किसी एक बच्चे की जगह पर हमें दूसरे बच्चे को बिठाना, तो उसको उठाएंगे फिर उसको बिठा देंगे। ऐसे ही यदि हमें x की जगह y का मान रखना है तो x को हटाएंगे, उसकी जगह y के रूप में y का मान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने पहले समीकरण दे दिया, दूसरे को दे दिया। करते क्या है इसके? सबसे पहले लेते हैं हम समीकरण 1। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे? इसको लेते समीकरण 1 से हम किसी भी x और y दो चर है, किसी भी एक का मान निकाल लेते हैं। चाहे आप x का निकाल लें या y का, बार बार ना बदलें, इससे आपको कंफ्यूजन होगा। आप हमेशा निश्चित कर लें कि हमें किसका मान निकालना है। तो हम निकालते हैं यहाँ से y का मान निकाल देते हैं।
हर बार यही करें, y को यहीं रहने दें, x और जितनी भी संख्या हो सबका हमें पक्षांतर करना है। जिसका पक्षांतर नहीं करना उसको यहीं लिख दिया, जो दूसरे पक्ष में पहले से था उसको भी लिख दिया। ये पक्षांतर करते समय इस बात का ध्यान रखें, उस पक्ष में यदि कोई संख्या पहले से दी गई है, कोई पद पहले से है, तो उसे आप पहले ही लिख दें, और यदि बाद में जो भी यहाँ एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जा रहे हैं उसको बाद में लिख दें। तो यहाँ से हम x को दूसरी तरफ ले जाएंगे, यहाँ धन का x था तो काय का हो जाएगा ऋण का x। अब यहाँ पर कोई ना तो संख्या है ना कोई गाड़ी के अलावा कोई पद है, तो हमने किसका मान निकाल लिया, y का। करना क्या है आपको, सबसे पहले याद कर ले, समीकरण 1 और 2 दिया, समीकरण 1 समीकरण 1 लिया, समीकरण 1 से हमेशा आपको y का मान निकालना है। जिसका मान निकाल तो उसका पक्षांतर नहीं करते, तो y को यही रहने देना, बाकी जितने भी चर है या संख्याएं हैं उन सबका क्या कर देना है, पक्षांतर। तो यहाँ किसका मान निकल आया, y का जो भी मान निकलेगा उसको आपको दे देना है समीकरण 3। हमें जो y का मान मिला उसको हमने दे दिया समीकरण 3। अब देखो 1 से समीकरण 1 को हमने लिया और समीकरण 3 बना दिया, y का मान निकाल लिया, समीकरण 3 बना दिया, 2 का हमने कोई उपयोग नहीं किया। तो अब यहाँ हम लेंगे समीकरण 2, तो लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 से y का मान रखने पर क्या करना है, फिर से समझ लें। समीकरण 2 जो है उसमें समीकरण 3 से, समीकरण 3 कौन है ये, इससे हमने y का मान निकाला था, तो समीकरण 3 से जो भी y का मान है वो कहाँ रखना है, समीकरण 2 में रखना है। तो समीकरण 2 पहले से लिख लें, x ऋण y बराबर 4, ये है हमारा समीकरण 2। देखिए अब समीकरण 3 से y का मान इसमें रखना है, तो पहले x को कुछ नहीं करना, लिख दिया, y की जगह उसका मान लिखना है, तो हमने यहाँ पर कोष्ठक बना दिया, क्योंकि इसकी जगह पर इसका क्या आएगा, मान, तो यहाँ हमने जो कोष्ठक कर दिया बराबर में 4। मैंने आपको पहले भी बताया जब भी आप मान रखें तो कोष्ठक में ही मान लिखना है आपके लिए। तो x लिख दिया, का चिन्ह लगा दिया, y का मान लिखना है, यहाँ जगह खाली छोड़ दी, बराबर और 4। अब यहाँ जो जगह है इसमें हम क्या लिखेंगे, इसका मान समीकरण 3 से, समीकरण 3 में देखो y की जगह उसका मान क्या है, 14 ऋण x, यहाँ पर लिख दिया 14 ऋण x। अब हम कोष्ठक खोलकर उसको हल कर देंगे, छोटा कोष्ठक भी लगा सकते हैं, इसको हम हल कर दें, ऋण का चिन्ह का अंदर गुणा कर देंगे और इसको खोल देंगे कोष्ठक। तो यहाँ क्या करें, x जब बचा ऋण चिन्ह का कोष्ठक के अंदर गुणा कर देंगे, तो ऋण के हो जाएंगे 14 और ऋण का हो गया धन के x, तो यहाँ हो जाएगा x ऋण 14 ऋण और ऋण का धन x बराबर में 4। ठीक, कोष्ठक खोल दिया। अब x और x 2x हुए, तो x और x जुड़ जाएंगे तो ये हो गए 2x ऋण के 14 बराबर में 4। मान किसका निकालेंगे, अब यहाँ पर एक ही चर है x, इसका मान निकाल लेंगे, इसका मान निकालते हैं, उसका पक्षांतर नहीं करते, इसको यही रहने दे, तो पक्षांतर किसका कर देंगे, 14 का, तो 2x लिखा बराबर के नीचे बराबर 4, यहाँ पहले से थे तो 4 को पहले लिखें, और पक्षांतर करना है 14 का, ऋण के 14 थे तो हो जाएंगे धन के 14। हो गया। अब इसको हल करें, 2x बराबर 14 और 4 कितने हो गए, 18, तो x बराबर 18 बटे 2, कितने बार कट गया, 9 बार, तो x का मान आ गया 2। ये तो निकला x का मान, इसमें कितने चर थे, x और y 2 थे, दोनों के ही मान निकालने हैं। तो हम क्या करें, यहाँ पर x का मान रख दें, समीकरण 3 में x का जो मान निकाला है यदि वो यहाँ लिख दें तो तुरंत हमें इसका मान प्राप्त हो जाएगा y का। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या था, y बराबर क्या है, 14 ऋण x, 14 में से कितने घटाने हैं, 9, तो कितने बचे, 5। तो यहाँ नीचे की लाइन में आप आंसर लिखें, x बराबर 5, तो x बराबर 9 और y बराबर 5। ये आ गया आपका। आपको प्रतिस्थापन विधि या जो भी आगे विधियां हैं उन सभी में हल करना या मान निकालना, मतलब इसका मान निकालना है x का और y का, क्योंकि आपके समीकरण में दो ही चर हैं x और y। तो प्रतिस्थापन विधि एक बार फिर से समझने क्या करना है,
जो हमें आपको समीकरण युग्म दिया गया है, दो समीकरण माने समीकरण युग्म। पहला समीकरण दिया, इसको दे दिया समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 लिख लिया। समीकरण 1 से आपको हमेशा याद रखें कि y का मान ही निकालना है, तो y का पक्षांतर नहीं करना, पक्षांतर करेंगे x का, और जो भी संख्याएं दी हुई होंगी उन संख्याओं का पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने पर सिर्फ यहाँ बचेगा y, मतलब ये y का मान निकल आया, इसको हम दे देंगे समीकरण 3। अभी हमने समीकरण 1 लिया, समीकरण 3 बनाया। अब ये जो मान है वो कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में, क्योंकि तो अभी कोई यूज नहीं किया था, तो समीकरण 2 लिखा। समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 3 से, ये समीकरण 3, इससे y का मान रखेंगे, इसमें समीकरण 2 में रखेंगे। तो हमने समीकरण 2 लिखा, इसमें y के स्थान पर y का क्या लिख दिया, मान। मान लिखने के बाद मान आप हमेशा कोष्टक में लिखें तो आपसे गलतियां नहीं होगी, तो हमने यहाँ पर मान लिखा। अब कोष्टक खोल देंगे, तो कोष्टक खोला तो x ये 14 x बराबर 4। इसको हमने हल करके जाएंगे आगे, x का मान निकाल रहे हैं तो x का पक्षांतर नहीं करेंगे, बाकी सभी संख्याओं का क्या कर देंगे, एक एक करके पक्षांतर, एक साथ नहीं, एक एक करके पक्षांतर करना है। तो यहाँ पर x का मान निकाला है, x का मान कितना आ गया, ठीक है। अब x का जब मान निकाला है तो आपको किसका मान निकालना है, y का मान निकालना। तो हम यहाँ पर जो x का मान निकला था वो मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में x का मान रखेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा y का मान। इस तरह से हमने x और y दोनों के मान निकाल लिए। बनेगी आपसे प्रतिस्थापन विधि। अब आप प्रश्नावली 3.3 में इसके प्रतिस्थापन विधि के सवाल दिए गए हैं, वो आपको करना है। जो सवाल आपसे नहीं बनते हैं वो सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद अब हम आपको बताएंगे विलोपन विधि क्या होती है, विलोपन विधि क्या करना है उसमें। विलोपन विधि का एक सवाल लिखें, प्रश्नावली 3.4 में विलोपन विधि के सवाल दिए गए हैं। देखिए सवाल, प्रतिस्थापन विधि के सवाल आप करें, जो ना बने उन्हें आप फिर से पूछ सकते हैं। विलोपन विधि, विलोप करना माने होता है लोप कर देना या हटा देना या गायब कर देना उसका। तो हम क्या करते हैं विलोपन विधि में, हमारे पास क्योंकि दो चर है तो हम किसी एक का विलोप कर देते हैं, मतलब एक को गायब कर देते हैं। गायब नहीं करते मतलब उसको हटा देते हैं किसी तरह से, तो वही विधि है विलोपन विधि। सवाल लेते हैं हम इसमें, पहला सवाल है x धन y बराबर 5 और दूसरा है 2x ऋण 3y बराबर 4। आपको जो समीकरण दिए गए हैं इनको लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। पहला है x धन y बराबर 5, 2x ऋण 3y बराबर 4, दोनों समीकरण लिख दिए हमने। अब कौन सी विधि से हल करना है, विलोपन विधि से। विलोपन मतलब हमें एक ना किसी एक चर को क्या करना है, हटाना है। किस तरीके से हटाना है इसे देखो। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आपको हमेशा x के ही गुणांकों को समान बनाना है। तो हम देखें x के गुणांक अंक देखें, यदि यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो हम वहां पर लिख देते हैं 1। कितना लिखना है आपको यहाँ पर, यदि x के गुणांक में कुछ नहीं लिखा है तो हम वहां पर 1 लिख देंगे। ठीक है, लिखा आपको, यदि इसके गुणांक में कुछ नहीं है मतलब हम उसके गुणांक में 1 लिख देना है, तो 1 लिख दिया 1। अब हमें इन दोनों के गुणांक के जो अंक है उन्हें समान बनाना है। किस तरीके से गुणांक के अंक समान हो जाएंगे, तो हम देखें यहाँ पर 2 लिखा है x के गुणा में, यहाँ पर x के गुणा में लिखा है 1, तो हम 2 का गुणा ऊपर वाले में कर दें, ठीक, और जो 1 है इसका गुणा कर दें नीचे वाले समीकरण में। हमें क्या करना है, 1 का गुणा कर देना है समीकरण 2 में और 2 का गुणा कर देना है समीकरण 1 में। हम इनका गुणा कर देंगे ताकि इनके गुणांक के जो अंक हैं समान हो जाए। अब 2 का गुणा अकेला x में नहीं करना है, आपको 2 का गुणा इस पूरे समीकरण में करना है, एक का भी समीकरण। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण, यहाँ पर तथा या और आप कुछ भी लिख सकते हैं, और समीकरण 2 में, समीकरण 2 में किसका कर रहे हैं, 1 का गुणा करने, ठीक, समीकरण 1 में कर दिया 2 का, समीकरण 2 में कर देंगे 1 का गुणा, इनका गुणा कर देंगे।
पहले जब हम इसका 2 का गुणा करेंगे तो पहले पद में देखें यहाँ 2 का गुणा 1 में तो हो गया 2x, फिर आगे बढ़े यहाँ धन का चिन्ह तो धन लगा दिया, 2 का गुणा y में किया तो 2y बराबर 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10 बन जाएगा, गुणा कर दे। अब ऐसे ही यहाँ 1 का गुणा करें, 1 का गुणा 2x में तो 2x, यहाँ ऋण का चिन्ह तो ऋण, यहाँ 3y का गुणा 1 में किया तो 3y बराबर 4 का गुणा 1 में किया तो 4, बराबर के नीचे बराबर लगाएं, चिन्ह के नीचे चिन्ह लगाएं। अब यहाँ हम देखें दोनों यहाँ पर देखो गुणा के अंक 1 से हो, x के जो गुणा के अंक थे उन्हें समान करना था तो ये समान हो गए, यहाँ भी 2 हो गया यहाँ भी 2। अब दोनों की संख्याएं भी समान है, दोनों के चिन्ह भी समान है, तो अब इनको घटाएंगे कैसे? चिन्ह अलग अलग होने चाहिए, तो हम यहाँ करते हैं एक ऋण का चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि हमें इनके चिन्ह कैसे करने हैं अलग अलग, तभी यहाँ से हट सकेंगे। और यहाँ जब ऋण का चिन्ह लगाते हैं तो लिखते हैं यहाँ घटाने पर, इसे आप जरूर लिखें, क्योंकि हम यहाँ पर ऋण का चिन्ह अपनी तरफ से लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ लिखेंगे घटाने पर, ठीक है। और यदि मान लो पहले से ही इनके चिन्ह अलग अलग होते तो हम क्या करते हैं, यहाँ सिर्फ यहाँ लिखते जोड़ने पर, क्योंकि हमें चिन्ह नहीं बदल रहा है, सिर्फ जोड़ रहे हैं, चिन्ह अलग अलग है तो वो तो वैसे ही कट जाएंगे। तो संख्याएं एक जैसी हैं, पद एक जैसे हैं, चिन्ह अलग अलग है, इसलिए दोनों कट जाएंगे, एक धन का एक ऋण का। अब जब हमने यहाँ ऋण का चिन्ह लगाया है तो पूरे समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, इस बात का तुरंत ध्यान रखें। यहाँ ऋण है, इसका ऋण पे गोला लगा, यहाँ हो जाएगा धन, और आगे गए यहाँ धन का चिन्ह है तो इसमें गोला लगा, यहाँ हो जाएगा। जैसे ही हम यहाँ लिखते हैं चिन्ह समान है, अलग से ऋण का चिन्ह लगाते हैं और यहाँ लिखते हैं घटाने पर। जैसे ही आपने यहाँ ऋण का चिन्ह लगाया तो ये अकेला इसका नहीं होगा, पूरे पद के चिन्ह, पूरे समीकरण में जितने भी पद हैं सभी के चिन्ह बदल जाएंगे। आप गोला लगा के लिखें ताकि आपसे चिन्ह में गलती ना हो, स्पष्ट दिखेंगे कौन सा हट गया है, कौन सा चिन्ह लगाया है। ठीक, इनके चिन्ह अलग अलग थे तो ये कट गए। अब आगे बढ़े, दोनों के चिन्ह कैसे हैं? धन के समान चिन्ह होते हैं तो संख्याएं जुड़ जाती हैं, यहाँ पर दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ धन धन का धन हो गया, ये हो गए 5y बराबर। अब यहाँ पे देखें दोनों के चिन्ह कैसे हैं? अलग अलग, एक का चिन्ह धन का, एक का चिन्ह ऋण का। चिन्ह जब अलग अलग है तो संख्याएं क्या होती है? घट जाती है। यहाँ कितने बचे? 6। चिन्ह कौन सा लगेगा? ऋण का कि धन का? तो जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगाते हैं। चिन्ह संख्या कौन सी बड़ी है? 10, 10 धन की है, इसलिए चिन्ह आएगा होगा धन का। यहाँ से हम y का मान निकालें, तो y का मान कितना हो जाएगा? 6/5 का पक्षांतर कर दें तो यहाँ हो जाएगा 5। ये किसका मान निकल आया? y का। जब y का मान निकल आए तो इसको आपको समीकरण ये कह दो, किसी में भी रख सकते हैं। हम इसे रखें समीकरण 1 में, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका? x धन y बराबर 5। यहाँ पर हमें y का मान रखना है, यहाँ रखते हैं मान x धन y का मान कितना है? 6/5 बराबर में 5 मान लिख दिया। अब इसका क्या कर दें? x का मान निकालना है तो मान का पक्षांतर कर देंगे। 5 ये धन की संख्या की पक्षांतर होगा तो हो जाएगी ऋण की। हो गए? इस 6/5 का पक्षांतर करेंगे तो इसके यहाँ दो धन के थे, इस तरफ आगे हो जाएंगे ऋण के। हमने आपको पहले भी बताया था जब दो परिमेय संख्याएं हो और उनके बीच में धन का या ऋण का चिन्ह लगा हो तो उसे हल करने की एक विधि है एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक विधि। तो इनका हमें क्या लेना है? लघुत्तम। इसका लघुत्तम कितना आएगा? 5। ठीक है, पहले क्या करते हैं? भाग देते हैं फिर गुणा करते हैं। तो भाग दिया तो कितने बार गया? 5 बार, और 5 में 5 का गुणा कर दिया तो 25। 5 में 5 का पहले भाग देते हैं तो 5 में 5 का भाग दिया तो एक बार गया, कट जाएंगे, और 1 का गुणा 6 में किया तो 6 का 6। तो x बराबर कितने हो जाएंगे? 19/5। ये आ गया x का मान। अब लिख देंगे आंसर, x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5।
बन जाएगा आपसे। इस तरीके से हमें विलोपन विधि के सवाल हल करने हैं और प्रतिस्थापन विधि के, ये दोनों विधियां आपको करनी है। प्रश्नावली 3.4 में विलोपन की विधि है, प्रश्नावली 3.3 में है प्रतिस्थापन विधि के सवाल। ये दोनों आप करें, जिन सवालों में आपको परेशानी होती है, विधि आपसे नहीं बनती है, तो आप फिर से पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। स्कूल यदि आप आते हैं तो केवल अपनी समस्याओं को लेकर आए, जो समस्या होती है आप स्कूल में आकर उसे पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। और किसी को लेना है? हाँ सलमा सर दे रहा है। सरपंच लिंक खत्म कर दे, लिंक खत्म कर दे ताकि गलत वाले टेंथ की आपके बच्चों के लिए उन्हीं की सब्जेक्ट की। अच्छा ठीक है, थैंक यू मैम। धन्यवाद।